प्रकाशिकी के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे परावर्तन। परावर्तन में हम आज पढ़ेंगे गोली दर्पण से परावर्तन। अब जैसा कि हमको पता है कि गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल गोली दर्पण और दूसरा होता है उत्तल गोली दर्पण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण से परावर्तन, अवतल दर्पण से परावर्तन। तो इसके लिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम अवतल दर्पण समझ लेते हैं। तो अवतल दर्पण क्या होता है? वास्तव में ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अवतल हो, अवतल दर्पण कहलाता है। ये हम एक अवतल दर्पण बना लिया, नाम दे देते Mn। और इसमें कुछ परिभाषाएं होती है, परिभाषाएं समझ लेते पहले। तो यहाँ पर हमने एक दर्पण का नाम दिया है Mn। इस दर्पण के एक और पॉलिश है और दूसरी सतह इसकी चमकीली बनाई गई है। तो चमकीली सतह को हम परावर्तक सतह बोलेंगे। जो झुकी हुई सतह है इसे हम परावर्तक सतह बोलेंगे। तो एक परिभाषा होती है द्वारक की, कुछ परिभाषा हम देखेंगे। द्वारक, ये पहली परिभाषा है द्वारक की, ठीक है। तो द्वारक क्या होता है ये समझ लेते हैं। जो दर्पण होता है उसकी परावर्तक सतह के सिरों को, ये सिरे हो गए, इसको मिलाने वाली सबसे बड़ी रेखा दर्पण का द्वारक कहलाती है। तो परिभाषा क्या होगी? दर्पण के परावर्तक सतह, दर्पण के परावर्तक सतह के सिरों को मिलाने वाली सबसे बड़ी रेखा दर्पण का द्वारक कहलाती है। दूसरा एक बिंदु और होता है मध्य बिंदु, यहाँ दर्पण का। तो इसका एक और नाम दे देते हैं, ये ध्रुव कहलाएगा। ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। तो ध्रुव की परिभाषा देखते हैं। दर्पण की परावर्तक सतह का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। दर्पण के परावर्तक सतह का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। तो ध्रुव की परिभाषा भी होगी, दर्पण के परावर्तक सतह का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। तीसरी परिभाषा देखते हैं फोकस की। फोकस की, तो फोकस क्या होता है? तो ये जो लाइनें हैं, ये लाइन मुख्य अक्ष कहलाएगी। यहाँ वक्रता केंद्र होगा, यहाँ फोकस होगा। एक एक से अपन सबकी परिभाषाएं देखेंगे। ये फोकस की परिभाषा देखना है। तो फोकस की परिभाषा क्या होती है? जब कोई प्रकाश किरण, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर, देखो समांतर आपतित हो रही है। तो जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है वह फोकस कहलाता है, दर्पण का फोकस कहलाता है, ठीक है। तो दर्पण के फोकस की परिभाषा फिर से देख लेते हैं एक बार कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है वह बिंदु फोकस कहलाता है। फिर से देखो, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। एक और बिंदु होता है हमारे पास, ये बिंदु होता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, तो इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं। वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या होती है? गोली दर्पण, ये गोली दर्पण है। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। ये इतना दर्पण जो है, ये यदि इसको पूरा बनाया गया होगा तो ये गोला रहा होगा जिसको काट के बनाया गया। तो गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसका केंद्र, उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। फिर से देख लेते हैं, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। तो ये परिभाषा हो गई। और एक परिभाषा देख लेते हैं मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष की, तो मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या होती है? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण के
ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, अब और परिभाषा देख लेते हैं। फोकस दूरी, फोकस दूरी, तो फोकस दूरी क्या होती है? दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी, दर्पण के फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, द्वारक को, ध्रुव को पी से प्रदर्शित करते हैं। तो फिर से देखते हैं, फोकस दूरी, तो दर्पण के ध्रुव और फोकस तक के, तो दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और एक होती है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, इसको कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो ये कुछ परिभाषा हम देख चुके हैं। अब हम प्रतिबिंबों का बनना देखते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा आप अच्छे से याद कर लेना, नोट कर लेना, यूज होगी, इसका उपयोग होगा। तो अब हम स्थिति देखते हैं, वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति, कि हम वस्तु कहां पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होगा। तो इसके लिए सबसे पहले एक बहुत आसान है कि आप एक ही चित्र में सारी स्थिति समझ लो। तो इसमें देखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हम वस्तु को सबसे पहले अनंत पे रखते हैं। सबसे पहले अनंत पे रखते हैं, तो वस्तु हमने अनंत पे रखे, तो वस्तु का प्रतिबिंब हमको प्राप्त होगा फोकस पर। ठीक है, तो हमने वस्तु को रखा है अनंत पे, प्रतिबिंब कहाँ मिला है हमको? फोकस पे। ठीक है, अब क्या स्थिति होगी कि हम जैसे जैसे वस्तु को पास में लाते जाएंगे, उसी प्रकार से प्रतिबिंब दूर जाते जाएगा दर्पण से। ठीक है, तो यदि आपने इतना याद कर लिया तो आप सभी कंडीशन बता सकते हो कि जहां पे भी वस्तु रखेंगे हम उसके अकॉर्डिंग हम प्रतिबिंब की स्थिति बता सकते हैं। तो पहली कंडीशन याद करेंगे हम कि वस्तु को जब हमने अनंत पे रखा तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर प्राप्त हुआ। सेकंड कंडीशन है कि हम वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखे। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच जब वस्तु को रखेंगे तो हमने क्या किया? अभी वस्तु को थोड़ा दर्पण के पास में लाया, तो यहां से प्रतिबिंब भी थोड़ा पास में आएगा, थोड़ा दूर जाएगा, इसका मतलब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच यहां पर प्राप्त होगा। तो जब इसकी कंडीशन देखो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो इसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। यहाँ पे ये कंडीशन हो गई। ठीक है, अगली कंडीशन क्या होगी? जब हम वस्तु को उठा के वक्रता केंद्र पर ले जाएंगे तो ये भी थोड़ा आगे आ जाएगा। ठीक है, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा। ठीक है, फिर वस्तु को हम दर्पण की ओर और बढ़ाते हैं, तो हमने कहां पे ला लिया इसको? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो प्रतिबिंब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा। कहां जाएगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। अब और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो ये कंडीशन हो गई कि हमने वस्तु को कहां रख दिया? फोकस पर, तो प्रतिबिंब जो होगा हमारा वो कहां चला जाएगा? अनंत पे चला जाएगा। तो इतनी कंडीशन फिर से एक बार रिपीट करते हैं। देखो, जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, और जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। इतनी कंडीशन तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी। एक विशेष कंडीशन होती है कि अब यहाँ तक तो हम आ चुके हैं, इसके और पास में जाएंगे तो क्या एक कंडीशन होगी? यदि हम फोकस से आगे बढ़े दर्पण की ओर, तो जब हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच ले जाए, तो इसका प्रतिबिंब जो होता है वो अनंत से और आगे नहीं बन सकता। वो कहाँ बनेगा? वो दर्पण के पीछे बन जाता है। तो ये दर्पण के पीछे बन जाता है। ठीक है,
तो अब कंडीशन ये देख लेते कि बड़ा बनेगा छोटा बनेगा, ये वाली कंडीशन देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते कि हमने कहाँ रखा था वस्तु को, अनंत पे। जब वस्तु अनंत पे थी तो फोकस पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो बिंदु आकार का बनेगा। दूसरी कंडीशन में जब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखे हमने वस्तु, तो बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, परंतु वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, और जब हम वस्तु को रखेंगे वक्रता केंद्र पर तो वस्तु के बराबर ही बनेगा, उसका वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। और अगली कंडीशन में हमने रखा था वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो बना प्रतिबिंब कहाँ बना, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, पर अब जो होगा वो बढ़ते जाएगा। ठीक है, बड़ा बनेगा। और जब हम वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा और कैसा बनेगा, बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। अगली कंडीशन, फोकस और ध्रुव के बीच जब वस्तु को रखेंगे तो बनेगा दर्पण के पीछे, और दर्पण के पीछे भी बनेगा तो कैसा बनेगा, बड़ा ही बनेगा। ठीक है, तो इसको एक सारणी बना के हम समझ लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम वस्तु, ये वस्तु प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आकार और प्रकृति। ठीक है, तो पहली कंडीशन हम थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, आपको समझना है। वस्तु जब कहा हो, अनंत और वक्रता केंद्र या 2f, वक्रता केंद्र जो होता है उसको 2f भी कहते हैं, तो 2f के बीच, अनंत और 2f के बीच हो तो जो प्रतिबिंब होगा वो बनेगा, पहले अनंत पे हो तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। ठीक है, आकार होगा इसका बिंदु आकार का होगा और वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन हम देखते हैं, हमने रखा अनंत और अनंत और 2f के बीच, अनंत और 2f के बीच, तो कहां बनेगा, f और 2f के बीच, f और 2f के बीच कैसा बनेगा, छोटा बनेगा और ये भी वास्तविक बनेगा, वास्तविक ही बनेगा। ठीक है, अगली कंडीशन देखते हैं, वक्रता केंद्र C पर हो, कहां हो, C पर हो या 2f पर हो, इसको 2f बोलते हैं, 2f पर हो, 2f पर हो तो 2f पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा और वास्तविक बनेगा। अगली कंडीशन, यदि 2f और f के बीच हो, f और 2f के बीच हो वस्तु, तो f और 2f के बीच हो तो अनंत और 2f के बीच बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, तो ये बड़ा बनेगा, बड़ा और वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, अगली कंडीशन देख लेते हैं, जब कहाँ हो, f2f हो गया, अब फोकस पर हो, f पर हो तो कहाँ बनेगा, अनंत पर, अनंत पर। ठीक है, और कैसा बनेगा, बहुत बड़ा और वास्तविक, वास्तविक बनेगा। ठीक है, अगली कंडीशन देखते हैं, जब ध्रुव P और F के बीच हो, ध्रुव और फोकस के बीच हो तो कहां बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, और कैसा बनेगा, तो वस्तु से बड़ा बनेगा और वास्तविक। ये एक कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, अधिकल्पित या अवास्तविक बनता है या आभासी बनता है, आभासी बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आभासी प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लो, इसको समझने के लिए वस्तु को हम अनंत से दर्पण की ओर लाते हैं तो प्रतिबिंब फोकस से अनंत की ओर जाने लगता है। ठीक है,
यदि आप इतना याद करोगे तो ये सारा आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब एक बचता है अवतल दर्पण से परावर्तन हमने पढ़ लिया, उत्तल दर्पण से परावर्तन ये अपन अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।